नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि बहुत सारी भ्रांतियां इसमें फैली हुई हैं। बहुत सारे मरीज, स्पेशली महिलाएं, इस बीमारी को छुपाते रहते हैं, यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस नहीं करते। इसके साथ यूरिन लीक की समस्या भी रहती है, जिससे जुड़ी कुछ शर्म के वजह से, कुछ हेजिटेशन के वजह से बहुत सारे मरीज इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। हालांकि यहाँ मैं ये साफ कर देना चाहूँगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर और यूरिन लीक की समस्या एक परफेक्टली ट्रीटेबल कंडीशन है, यानी इसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है, बशर्ते कि हम सही समय पे इसको दिखाएं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है असल में? ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। इसमें 3 मुख्य सिम्टम होते हैं, यानी कि पेशाब जाने की बार बार इच्छा का होना, वो दिन में हो या रात में हो। दिन में पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, ये एक सिम्टम हो गया। रात में पेशाब बार बार उठ के जाना पड़ रहा है, ये एक सिम्टम हो गया। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य सिम्टम है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, वो है अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होती है? पेशाब करने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, मतलब हम पोस्टपोन ही नहीं कर सकते। पेशाब लगी तो हमें जाना ही जाना पड़ेगा, और कभी कभी तो टॉयलेट पहुंचने के पहले ही कुछ ड्रॉप्स जो है यूरिन के लीक हो जा रहे हैं। तो इन तीनों सिम्टम्स को एक साथ मिलाकर हमने ओवर एक्टिव ब्लैडर का नाम दिया है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर में हमें एक मुख्य बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसके कुछ लक्षण जो हैं वो यूरिन इन्फेक्शन से भी मिलते जुलते हैं। उसमें भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती, तो उसको हमें पहले ही टेस्ट कराकर रूल आउट कर लेना है। अगर यूरिन इन्फेक्शन नहीं है फिर भी ये 3 सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित हैं। लिटरली आप अगर ओवर एक्टिव शब्द को मूल्यांकन करें तो ब्लैडर जो है हमारा, पेशाब की थैली, वो नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव हो गई है, यही इसका मतलब है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि फिर इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के इम्पैक्ट की बात करूं तो ये एक बहुत ही डिबिलिटेटिंग डिजीज है। इसके कारण महिलाओं को यूरिन लीक की समस्या रहती है। पैड लगा के रखना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। सोशली इम्पॉर्टेंट ओकेजन में स्ट्रेंजर्स से मिलने से कतराते हैं लोग। इम्पॉर्टेंट ओकेजन में, क्राउडेड प्लेसेस में, फंक्शंस में ऐसे लोग जाना नहीं चाहते। उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। तो ये एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा हर साल ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित लोगों में से 1% लोग जो है यूरिन लीक उनको शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि हर साल लगभग ओवर एक्टिव ब्लैडर के 6% लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। परंतु इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि हमारी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसको टाइमली ट्रीटमेंट करवा लें। तो आइए जानते हैं कुछ कारण क्या हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के। एक तो ये देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये ओवर एक्टिव ब्लैडर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो महिलाओं में ये 4थे दशक में, पुरुषों में 5वें एवं 6ठे दशक में ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या अधिक देखने में आती है। पुरुषों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या भी रहती है। प्रोस्टेट की समस्या क्या होती है इसको हमने अलग से एक वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं। तो उसमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के अलावा कुछ तरीके के बीमारियां होती हैं, जैसे कि लंबे समय से अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे मरीजों में डायबिटिक सिस्टोपैथी होने की वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन मरीजों को कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक की बीमारी, डिस्क प्रोलैप्स, कमर की जो गद्दी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ये वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो गद्दी होती है वो अगर खिसक गई है, डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं उसको, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट लगी है, पहले सर्जरी हुई हुई है, तो इस तरह के मरीजों में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या रहती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा भी इसके एक मुख्य कारणों में आता है। मोटा मोटा देखा जाए तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है वो 2 किस्म का होता है। एक तो इडियोपैथिक, यानी इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं मिल पा रहा है, और एक होता है न्यूरोजेनिक, जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी से एसोसिएटेड, जो मैंने पहले बताया, उससे एसोसिएटेड ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है।
तो ये दो मुख्य चीजें हैं। आइए जानते हैं कि इसका असेसमेंट क्या होता है। यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या यानी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है, अर्जेंसी हो रही है, ये सारे कंप्लेंट लेके आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको क्या आगे आपका प्रोसीजर रहेगा। जब आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपकी पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। हर एक सिम्टम्स कितना सीवियर है, दिन में आपको एग्जैक्टली कितनी बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, रात में कितनी बार जाना पड़ रहा है, कितनी बार लगभग अर्जेंसी की सिम्टम हो रही है, आपका 24 घंटे का फ्लूइड इनटेक कितना है, पानी कितना पीते हैं, तरल पदार्थ क्या लेते हैं, आपकी डाइट कैसी है, पहले से कुछ मेडिकेशंस पे तो नहीं है, किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, डायबिटीज या न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो नहीं है, महिला है तो आपकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री यानी कि आपके बच्चे कितने हैं, बच्चे सिजेरियन से हुए या नॉर्मल डिलीवरी से हुए, इस सारी बातों का आपके डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री पूरी आपकी कंप्लीट लेते हैं। इसके बाद आपको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद आपको कुछ टेस्ट ऑर्डर करते हैं। जो दो सबसे प्राइमरी टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी यूरिन का सिंपल टेस्ट, जिसमें कि हम यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, कोई क्रिस्टल्स वगैरह है कि नहीं, कोई स्टोन डिजीज के संकेत तो नहीं है, इस तरह की चीजें हमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो ये एक पहला टेस्ट होता है। दूसरा, फिर आपके डॉक्टर एक आपको ब्लैडर डायरी देते हैं। ब्लैडर डायरी कोई बड़ी चीज नहीं है। 3 दिन तक सुबह उठे 8 बजे, अगले दिन सुबह 8 बजे तक हमने पेशाब कितने कितने बजे और कितना अमाउंट किया है वो उसमें नोट करना होता है उस डायरी में, और आपको अर्जेंसी और यूरिन लीक कितनी बार हुई वो भी आपको उसमें नोट करके देना हो। तो 3 दिन का ये लेखा जोखा जब डॉक्टर के पास आ जाता है तो हमारे पास एक यूरोलॉजिस्ट के पास एक बेस लाइन आ जाती है कि हाँ ये सिम्टम, इतनी सीवियरिटी इस मरीज की है। आपकी ब्लैडर की एक ओवरऑल कैपेसिटी का आइडिया भी हमें इस ब्लैडर डायरी से मिल जाता है। तो ये चीजें जब हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 1 महीने बाद ये ब्लैडर डायरी फिर से बनवाते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कितना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये टेस्ट के बारे में है। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जैसे कि जिनको न्यूरोलॉजिकल बीमारी पहले से है, लंबे समय से डायबिटीज है, या समस्या मेडिसिन देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, या हम कुछ सर्जरी प्लान कर रहे हैं, ऑपरेटिव इंटरवेंशन या कोई प्रोसीजर करने वाले हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। ऐसे मरीजों में जनरली यूरोडायनेमिक स्टडी भी की जाती है। यूरोडायनेमिक स्टडी एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी होती है। इसमें पेशाब के रास्ते में 2 नलियां डाली जाती हैं, एक से सलाइन को पेशाब की थैली में भरा जाता है और दूसरे से पेशाब की थैली के प्रेशर को नापा जाता है। इस पूरे ग्राफ को कंप्यूटर पे एनालाइज करके देखा जाता है कि ओवरऑल ब्लैडर कैपेसिटी कैसी है, हम पेशाब कर रहे हैं तो हमारे प्रेशर्स कैसे हैं पेशाब की थैली के, जब हम ब्लैडर को भर रहे हैं धीरे धीरे तो उस समय ब्लैडर के प्रेशर कैसे हैं। तो इन सब से हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करूं तो वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसको कह सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बंद कर दीजिए। आपका वजन बहुत ज़्यादा है, वजन को कम कर लीजिए। इससे भी ओवर एक्टिव ब्लैडर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा मुख्य चीज़ है अर्ज इनहिबिशन, यानी जब अर्जेंसी हो तो उसको सिर्फ 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए पोस्टपोन करने की कोशिश करिए। अगली बार ये 20 सेकेंड पोस्टपोन ना करके 25 सेकेंड 30 सेकेंड इस तरह से अवधि बढ़ाते रहेंगे तो ये अर्जेंसी के एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं। फिर चौथी बात है ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग यानी कि हम पेशाब लगे चाहे नहीं लगे, एक फिक्स टाइम पे हम जाके यूरिन पास कर लें। 2 घंटे हो गए, घड़ी देख के अलार्म लगा लीजिए, यूरिन पास करने जाना है। इसे ब्लैडर ट्रेनिंग कहते हैं। इसके अलावा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि 24 घंटे में हमारा तरल पदार्थ का इंटेक अगर बहुत ज़्यादा है, सिंपल वे में बताऊं तो गर्मी के मौसम में 3 लीटर से ज़्यादा, 3 साढ़े 3 लीटर से ज़्यादा तरल पदार्थ नहीं लेने चाहिए, और ठंड के मौसम में ये 2.5 लीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का। ये सारी चीज़ें जो है ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके अलावा स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इनसे भी
ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसी बीमारियों में काफ़ी फर्क पड़ता है। जब ये मेथड सारे फेल हो जाते हैं तो फिर हमें क्या करना है? तो फिर हमें आगे बढ़ना है। आगे कौन कौन सी ट्रीटमेंट की पद्धतियाँ होती हैं? अब इसमें कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज वगैरह होते हैं जिनको हम मरीज को सिखाते हैं ताकि वो ऐसा करके अपने ब्लैडर पे कंट्रोल करना सीख सकें। ये किसी यूरोलॉजिस्ट से आप जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओरल टैबलेट्स या मेडिसिन्स होती हैं। दो मुख्य क्लास ऑफ मेडिसिन्स होती हैं। एक तो ब्लैडर स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन्स होती हैं। ये एक ऐसी दवा होती है जो पेशाब की थैली की एक्टिविटी को कम करती है, एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं इसको। तो अलग अलग नामों से ये आती हैं, सोलिफिनासिन, डैरिफिनासिन, इस तरह की काफ़ी मेडिसिन्स होती हैं जिसका कि यूजुअल कोर्स 4 से 6 हफ्ते का होता है और इस दौरान जो है लगभग 60 से 70% केसेस ओवर एक्टिव ब्लैडर के इन मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। अब इसके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी मुंह में सूखा सूखा लगेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ग्लाकोमा से पीड़ित अगर मरीज है, आंख की बीमारी होती है, तो इन दवाइयों को नहीं लेना होता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ये हो गई एंटीकोलिन। इसके अलावा बीटा 3 एगोनिस्ट नाम की भी नई दवाइयाँ आई हुई हैं जिनमें कि ये सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने में हेल्प मिल जाती है। मिराबेग्रॉन इस दवाई का नाम है। तो ये हो गई ओरल टैबलेट्स के बारे में। इसके बाद टैबलेट से भी ठीक नहीं हो रहा है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो फिर इसमें बोtulinum टॉक्सिन नाम का एक दवाई होती है। बोटॉक्स आपने सुना होगा, कई लोग रिंकल्स को हटाने के लिए चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। इसी टॉक्सिन का एक अलग प्रकार होता है जिसको कि हम पेशाब की थैली के अंदर सिस्टोस्कोपी से दूरबीन में देखकर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या पे काबू पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा टिबियल नर्व स्टिमुलेशन भी एक पद्धति है जिसमें हमें पैर की नसों को इलेक्ट्रोड लगाकर स्टिमुलेट करते हैं जिससे पेशाब की थैली पे कंट्रोल लाने में हेल्प होती है। सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन भी एक चीज होती है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड की निचली जो नसें हैं उनमें एक इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करके पेशाब की थैली पे कंट्रोल लाने में मदद मिलती है। ये सब नर्व्स के ही द्वारा होती। पेशाब की थैली जो है, ये एक तो पेशाब की थैली है, पेशाब की नली है और इसके अराउंड जो है मांसपेशियां हैं और नर्व्स हैं। ये मांसपेशियां और नर्व्स जो हैं पेशाब की थैली को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल आएंगे तभी पेशाब की थैली सिकुड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये जो सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स को डायरेक्टली हम इनहिबिट कर देते हैं या पर्टिकुलर चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये पेशाब की थैली का कंट्रोल और अच्छा रहे। इसके अलावा लास्ट रिजॉर्ट, जब सारी पद्धतियां फेल हो गई और पेशाब की थैली की कैपेसिटी भी बहुत कम है, नॉर्मल पेशाब की थैली की कैपेसिटी लगभग 400 से 500 ml होती है। अगर आपकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी 100 या 150 ml ही रह गई है, उससे भी कम है, तो इसमें सर्जरी करके ही इसको ठीक करना पॉसिबल होता है। सर्जरी में, ऑपरेशन में दूरबीन विधि से या ओपन सर्जरी की विधि से पेशाब की थैली को खोलकर और अंतड़ियों का एक भाग जो है, इंटेस्टाइन का एक भाग पेशाब की थैली में लगाया जाता है ताकि पेशाब की थैली की कैपेसिटी बढ़े और वो यूरिन को स्टोर अच्छी तरह कर सके। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के मामले में आपने देखा कि कितने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं और हमने आज तक इतने सालों की प्रैक्टिस में कभी एक मरीज ऐसा नहीं देखा जो कि इन सारी चीज़ों को भी फेल हो गया हो। तो हर मरीज इन सारी में से किसी न किसी एक इलाज की पद्धति से ठीक हो ही जाता है। इसलिए इससे परेशान नहीं होना है, जितना जल्दी हो सके अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका उपचार कराना है। धन्यवाद।